हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योतिरादित्य आपका हिस्ट्री मेंटोर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी जो प्रिपरेटरी क्लासेस है CUET PG 2025 के लिए, वो 1 तारीख से जो है वो हम शुरू करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन पे, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले साल के रिजल्ट्स के बाद, जो कि हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, हम और भी ज़्यादा एनर्जाइज्ड और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और आपके सिलेक्शन के लिए जो है हम डबल मेहनत करने वाले हैं। और हमारी पूरी उम्मीद है कि आप भी उसी जोश और लगन से हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भी उसी मेहनत से अपना जो सिलेक्शन है 2025 का, उसकी आप जो गारंटी है वो यहाँ से लेके जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा एक सिलेबस ब्रेकडाउन आप वीडियो कह सकते हो, बिकॉज क्लासेस शुरू होने से पहले एक सिलेबस की जानकारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस की चीज़ें नहीं पता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपकी जो एक स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी और आप कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल चली जाती है। तो अगर आपको सिलेबस पता है, अगर आपको क्वेश्चंस के ब्रेकडाउन पता है, अगर आपको क्वेश्चंस के पैटर्न पता है, तो आप एक यूनिडायरेक्शनल आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो सकती है एंड देन वो एक बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाएगी। तो यस, शुरुआत करते हैं CUET PG 2025 MA हिस्ट्री की जो शुरुआत है। हालांकि उससे पहले, जैसे कि मैंने बताया, जो कोर्सेज हैं वो हमारे लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप देखें, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड बहुत क्वालिफाइड एंड बहुत एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं हमारे। आप आइए एंड कुछ दिनों में, अगर आप, आई थिंक जब आप ये वीडियो देखेंगे उसी के साथ आपको मोस्टली जो सब्जेक्ट्स है उसके भी वीडियोज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप आइए, खुद देखिए एंड देन आप उसके बाद जो है हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, CUET कॉन्सेप्ट, एंड अपनी जो एक लर्निंग जर्नी है, अपना जो एक सपना है एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उसको साकार करिए। ठीक है, तो अगर बात करें एक एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है CUET PG, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, टाइम जो है वो आपका 105 मिनट के आसपास 105 मिनट रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300। नेगेटिव होता है 1/4 अगर नेगेटिव देखे टोटल मार्क्स से, एंड जो करेक्ट अगर आप करते हैं क्वेश्चन, उस पर आपको 4 मार्क्स मिलता है। तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो नेगेटिव का एक जो, अगर 1/4 है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक बहुत लीनियंट नेगेटिव मार्किंग कही जाती है। 1/3 होती है तो आप थोड़ा सा आप रिस्क टेकिंग आप थोड़ा सा कम हो जाते हो, बट 1/4 एक अच्छा एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा ब्रेकडाउन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, टाइम, टोटल मार्क्स, नेगेटिव एंड जो आपके जो करेक्ट मार्क्स हैं वो। हिस्ट्री की बात करें तो मेजरली जो है हम उसको 4 पिलर्स में जो है उसको कैटेगराइज, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जो आपका जो सिलेबस है वो अगर उसको हम कैटेगराइज करें तो बेसिकली 4 पिलर्स मिलेंगे। हालांकि अगर हम बहुत डीप जाके जाएंगे तो अर्ली मिडाइवल, फिर आपके एंशिएंट में भी हम स्टोन एजेस वगैरह में वो कर सकते हैं, बट ये जो आपका एक 4 बेसिक जो आपके जो पिलर्स हैं वो ये आपके 4 हो जाएंगे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो हम इन चारों पिलर्स को बारी बारी से देखेंगे और इनके जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। स्टोन एज से शुरू होगा, जहाँ पे हम पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज करेंगे। अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे साइट्स, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल जो वहाँ पे थे, जो उस समय थे, वेपन्स, वो क्या वेपन्स यूज़ कर रहे थे। इस बार के पेपर में जो है वो वेपन्स पे ज़्यादा फोकस था। स्टोन एज से वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आ नहीं रहे थे, बट इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो वेपन्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द एज, लाइक कुछ सर्टन डेवलपमेंट्स की, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हो रहा है, डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, व्हील कब आई, पोट्री कब आई, तो ऐसे जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं 4-5 हेडिंग्स के अंडर से आ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस। हालांकि ये ट्रेंड इस साल जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले साल बात करते तो शायद ये ट्रेंड थोड़ा सा कम होता, बट इस साल जो 2024 का जो पेपर था उसमें स्टोन एज से बहुत डिटेल्ड आप कह सकते हैं कि बहुत डिटेल्ड एंड डेप्थ एनालिसिस वाला जो है वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालकोलिथिक एज, स्टोन एज को के जस्ट बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस भी, कहीं कहीं जो साइट्स हैं वो आपको साइमल्टेनियस वो स्टोन एज की साइट्स मिलेंगे एंड देन वो चालकोलिथिक की साइट्स भी मिलेंगी। तो यस, चालकोलिथिक एज जहाँ पे आहार बानस कल्चर राजस्थान में जो था, मालवा कल्चर राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर पे है, जोरवे कल्चर एंड देन छोटा नागपुर कल्चर। तो ये 4 कल्चर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड ये 4 कल्चर्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये साइमल्टेनियस थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम और आए भी हैं
हैं तो वो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चंस है, वो इनडायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आप उम्मीद कर सकते हैं अगले साल के एग्जामिनेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक से बनते हैं। साइट्स, एक्सकवेशंस में कौन एक्सकवेटर्स थे, कौन आर्कियोलॉजिस्ट थे, किन्होंने कब फाइंड किया, तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजी में डाल के आपको कभी ना कभी फंसा सकता है। देन मैच द फॉलोइंग में भी डाल के ऐसे क्वेश्चंस वो दे सकता है। सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन प्लानिंग, ट्रेड रिलेशंस एंड थियरीज ऑफ डिक्लाइन। थियरीज ऑफ डिक्लाइन पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जो इस बार का पेपर था उसमें जो आइडियाज़ हैं बुक्स में, ऑथर्स के जो आइडियाज़ हैं वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि बिकॉज काफ़ी हिस्टोरियंस ने जो है वो थियोरीज दी हैं, तो उनके नाम एंड देन उनकी जो थियोरीज हैं ऐसे करके वो मैच दी फॉलोइंग करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके प्रिपरेशन में, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, वैदिक एज की बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन, और इसमें भी आपके वेदास पे क्वेश्चन आएंगे। सोसाइटी हमें पढ़नी पड़ेगी, कल्चर एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बोथ द पीरियड्स, जहाँ पे आप एक आप एक कंपैरिजन करोगे अर्ली वैदिक या फिर ऋग्वैदिक एज का विद एज की, लाइक सोसाइटी कैसी थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी या फिर एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल थी, वुमेन का क्या स्टेटस था, कास्ट था, वर्ण था। तो ये सारे जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वैदिक एजेस में, उससे जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम करने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चंस है, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आगे की जो चीज़ें समझनी है, जब जनपदास का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर वो महाजनपदास बन रहे हैं, तो उसमें इस टॉपिक का जो है वो इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात करें स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, जनपदास एंड महाजनपदास। महाजनपदास सोर्सेज, स्टेट्स एंड देयर पॉलिटी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ द जनपदास। तो यहाँ पे आप एक पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर पिलर में, स्टेट फॉर्मेशंस इन एंशिएंट इंडिया, जहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक किस जनपदा का पर्टिकुलरली किस जनपदा के साथ कैसे रिलेशंस थे, मैरिज अलायंसेस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वॉर्स, देन स्टेट एंड पॉलिटी, सोर्सेज क्या क्या है, लाइक उस समय के जो लिटरेचर है उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं 3 से 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स, जो प्री मौर्यन जो आपकी जो डायनेस्टीज हैं, हर्यनक, शिशुनाग एंड देन नंदास, इनके किंग्स, सिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों, ये जो 3 चीज़ है, किंग, सिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप किसी भी डायनेस्टी को जो है वो एक होलिस्टिकली अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं। तो ये आपके प्री मौर्यन जो है, प्री मौर्यन डायनेस्टीज में ये आपके 3 पढ़ने हैं, हर्यनक, शिशुनाग एंड नंदास। एंड यहाँ से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद एज ऑफ रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन। ये आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो लाइक वेदास की फिलॉसफी में मानते थे, एंड देन उनको उन्होंने एक्सपैंड किया है। एंड देन आपके अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो कि इंडिपेंडेंट स्कूल्स थे, वो वेदास को लाइक उन्होंने, लाइक अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो उन्होंने बहुत लाइक क्लियरली रिजेक्ट किया है, बट बुद्धिज्म ने उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। तो हालांकि कह सकते हैं कि ये जो इनकी जो फिलॉसफी थी वो वेदास के फिलॉसफी से, वो वेदों के फिलॉसफी से जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग थी। बट ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो है ये अपनी जो फिलॉसफी है, इनका जो बेस है वो वेद ही है। तो यहाँ से ये 6 से बहुत क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हालांकि इनके फाउंडर्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी दे दिया एंड देन उनके फाउंडर्स दे दिया, एंड देन आपको कह देगा कि मैच करिए आप। एंड यहाँ पे आपका बुद्धिज्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, जैनिज्म से भी इक्के दुक्के सवाल आपको मिल जाएंगे, हालांकि आजीविका एंड लोकायत्स पे अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट लाइक रेलेवेंस वाला कोई सवाल आया नहीं है। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड वो भी मेजॉरिटी जो है वो आपके बुद्धिज्म वाले टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आते हुए आपको दिख सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज अगर आप 2024 के पेपर की बात करें तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। तो लाइक उस केस में बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप नहीं कवर कर सकते हो, आप ये चीज़ मान के चलोगे कि आप सिलेबस जो है, बिकॉज हिस्ट्री बहुत वास्ट है, आप एक कंपार्टमेंटलाइज करके आप उसको कवर कर सकते हो। बट अगर आप बात करें ओवरऑल हिस्ट्री की तो वो शायद किसी को नहीं आती। तो उस केसेस में आपको जो चीज़ें हैं जहाँ से कम क्वेश्चंस की उम्मीद है, आपको वो भी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको नहीं पता कि अगले साल क्या पूछा जा जाएगा। मॉडर्न एज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से। सिमिलर किंग्स आपको पढ़ने, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सोसाइटी हुआ, सोर्सेज आपके खासकर अर्थशास्त्र, इंडिका एंड मुद्रा राक्षस। ठीक है,
अशोका स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखे गए हैं, किस नंबर पे कौन सा है, तो इस पे भी कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको वो दे देगा रॉक एडिक्ट 13 या रॉक एडिक्ट 12 एंड देन उसमें क्या लिखा हुआ है एंड देन मैच द फॉलोइंग करके वो क्वेश्चन आ सकता है। तो मॉडर्न एज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं इस टॉपिक से हर साल। पोस्ट मॉडर्न पीरियड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे, बट स्टिल आप 4 डायनेस्टीज़ के बारे में जब पढ़ोगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो आगे का जो डेवलपमेंट है, जब गुप्ताज आएंगे कुशानाज के बाद, तो ये आपको जानना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बेस क्या थी एंड देन किस बेस पे जो है वो गुप्ता एज का एक जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स, शाकास, क्षत्रपास एंड कुशानास। ठीक है, यहाँ पे आप बीच में पहलवास भी हैं। ठीक है, तो पहलवास को भी हम पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। एंड अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंडो ग्रीक्स एंड कुशानास आपके इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, नॉर्थ की बात खत्म करके हम चलेंगे अब साउथ में। तो यहाँ पे खरवेल है आपके, सतवाहनास एंड तमिल संगम एज। तमिल संगम एज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक या 2 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में संगम एज से, या तो वो आपका लिटरेचर पूछ लेगा या तो लाइक कुछ वो स्टोरीज के डिस्क्रिप्शन देके आपको उसका नाम पूछ लेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो संगम एज से आ रही हैं। तो 3 संगम्स हम पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे एंड ट्रेड रिलेशंस, बिकॉज संगम लिटरेचर में जो है वो जो डिस्क्रिप्शन है उससे हिस्टोरियंस ने उस समय की सोसाइटी, उस समय के ट्रेड रिलेशंस को भी जो है वो डिड्यूस किया है। तो उस पर भी जो क्वेश्चन वो आ सकते हैं आपके। एंड देन ये जो डायनेस्टीज है, सिमिलर किंग्स हम पढ़ेंगे, किंग्स देखेंगे जो आपके जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इकोनॉमी हो गई एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी एक पार्ट है, जो पीछे भी जो सारी जो डायनेस्टीज है, खासकर मॉडर्न डायनेस्टी, हम उसमें भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर उनका करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखें 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। हम पैटर्न भी देखेंगे लास्ट में इस वीडियो के। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे 2024 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि किस पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। गुप्तास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, लेटर गुप्तास पे अगर आपको क्वेश्चन फंसाना हो तो लाइक लेटर गुप्तास पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज अगर हम देखें वो थोड़ा सा एक बहुत लाइक मिनिमल सा टॉपिक हो जाता है, बिकॉज आप माइटियस्ट गुप्तास पढ़ते हो एंड देन आप जो है लेटर गुप्तास एंड देन उसका डिक्लाइन, लाइक एक नॉर्मल सी एक टेंडेंसी होती है कि हम वो सारी चीज़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इज 6 and 7। अगर बात करें रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड की, तो कदम्बास, पल्लवास, चालुक्यास और बादामी, तो ये आपके जो है रीजनल स्टेट्स हैं। ये आपके जो साउथ में जो स्टेट्स है, कदम्बास हो गए, पल्लवास हो गए एंड चालुक्यास और बादामी, इनको भी हम देखेंगे। तो अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो हमें उस पर्टिकुलर डायनेस्टी की जो पॉलिटी है वो हमें देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखना है एंड ये जो लिटरेचर से कहने का मतलब ये है कि उस समय जो भी काम हो रहा है लिटरेचर में, अगर कुछ लिखा जा रहा है, अगर कुछ पढ़ा जा रहा है, तो उसको भी जो है वो हम देखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई फॉर अ पर्टिकुलर डायनेस्टी या फॉर अ पर्टिकुलर एज, बट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपके वो लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम करने जो है वो चांसेस वो बढ़ जाते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 से 2 या 2 से 3, मतलब 2 क्वेश्चन आप अनुमानित कर सकते हो। हालांकि ये जो क्वेश्चंस का जो नंबर है वो आप ये ना समझना कि वो बहुत डायरेक्ट आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लाइक इंटरमिक्सड होते हैं, जहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट मौर्य से आ जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट जो है वो आपके गुप्ता से आ जाएंगे, बट मैंने लाइक उन सारी चीज़ों को किसी टॉपिक में अगर किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक का अगर मेंशन्ड है तो मैंने उसको एज अ लाइक 1 क्वेश्चन लिया, बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी उस टॉपिक की, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो आपके पालास, गुर्जरा प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास में हो रहा है, ये एक आप इस एज में अगर आप आ गए तो इसको जो है हम अर्ली मिडाइवल एज भी कहते हैं। ठीक है, एंड हम लेटर गुप्तास में जो है यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी भी जो है वो हम कवर करेंगे। वर्धन डायनेस्टी जिसके जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर है वो आपके हर्षवर्धन है, तो वर्धन डायनेस्टी को भी जो है वो हम कवर करने वाले हैं लेटर गुप्तास में, बिकॉज वर्धन डायनेस्टी एंड देन जो फॉरेन ट्रैवलर ह्यूएन सांग एंड देन लेटर 1670 में जो इत्सिंग आते हैं, तो उससे जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात करें, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पालास हो गए, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास, इनके बीच में जो एक स्ट्रगल चल रही थी कन्नौज को लेके। ठीक है, कन्नौज को लेके जो स्ट्रगल चल रही थी कि बिकॉज उस समय तक ये चीज़ क्लियर हो गई थी। अगर आप देखें पाटलिपुत्रा एक समय में जो सेंटर हुआ करता था नॉर्थ इंडिया के पावर का, बट पाटलिपुत्रा से जो पावर शिफ्ट हुआ है वो वेस्ट की तरफ, वो जाके कन्नौज में सेटल हुआ एंड देन ये माना जाता था कि जो भी कन्नौज को रूल करेगा वो जो है वो आपके नॉर्थ इंडिया का मास्टर हो जाएगा।
तो इन तीनों डायनेस्टीज़ के बीच जो है वो कन्नौज को लेकर स्ट्रगल चल रही थी कि कौन कन्नौज को कैप्चर करेगा। एंड आप देखेंगे कि कभी पालास का कंट्रोल होता था, कभी गुर्जर प्रतिहारा का होता था, एंड देन कभी राष्ट्रकूटा का होता था। तो ये जो 3 डायनेस्टीज़ का जो स्ट्रगल है फॉर द सिटी ऑफ कन्नौज, उसको जो है वो हिस्ट्री में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चोलास बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन, खासकर इनके विलेज इकोनॉमी हो गए और इनके इंस्क्रिप्शंस हो गए, रूलर्स हो गए, लाइक इनके जो टेम्पल्स हैं उन पे जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए वो टेम्पल्स कब बन रहे हैं। ठीक है, तो विलेज इकोनॉमी इनकी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इनकी इंपॉर्टेंट है, एंड देन इनके इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है, एंड अलॉन्ग विद दैट किंग्स, पॉलिटी वगैरह ये सब हम करने वाले। ठीक है, मैंने बस उन्हीं सारे टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन करा है जो जहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा सा स्पेशल जो है वो अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो अगर चोलास की बात करें, विलेज इकोनॉमी, सोसाइटी एंड देन इंस्क्रिप्शंस पे जो है वो हमारा मेन फोकस होगा। आगे चले, मिसलेनियस अगर कुछ एंशिएंट हिस्ट्री में बात करें, इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स, ठीक है, इंडियन फ्यूडलिज्म एंड देन अग्रेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट्स। जो एग्रीकल्चर में जो एक जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो लैंड ग्रांट जो मिलने लगे थे सदावाहनास के बाद, उसके बाद एग्रीकल्चर कैसे फ्लरिश कर रहा है, जो एक एलियन लैंड्स थे जहाँ पे अभी तक लोग नहीं पहुँचे थे, उनको भी लैंड ग्रांट्स के थ्रू जो है वो टोटल एग्रीकल्चर में मर्ज किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ों का जो एक जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको भी हम जो है वो अग्रेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट्स में पढ़ेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स में हम लाइक ट्रेड रिलेशंस भी देखेंगे, किन कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे ट्रेड रिलेशंस थे, और जो पोर्ट सिटीज़ जो इमर्ज कर रही हैं लाइक उनका क्या डेवलपमेंट था, एंड देन उनका क्या रोल था पूरे के पूरे ट्रेड रिलेशंस में। इंडियन फ्यूडलिज्म वही लाइक एग्रीकल्चर, सामंतवाद एंड जो लैंड ग्रांट्स मिल रहे थे उस पर टैक्सेशन था नहीं था। फ्यूडलिज्म मतलब जो आपका जो सेंट्रल किंग है उसके अंडर जो है जो कुछ जो नोबेल्स हैं या फिर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके पास भी एक जागीर आप कह सकते हो, जो हालांकि एक मिडाइवल टर्म है, बट फॉर योर रेफरेंस जागीर आप कह लो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती थी जिसके वो मालिक हुआ करते थे। तो ये एक फ्यूडलिज्म एंड देन इमर्जेंस ऑफ राजपूत है आपका, जो राजपूत जो 4 मेजर जो राजपूत डायनेस्टीज थी उनको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा एंशिएंट का था इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 1 से 2 क्वेश्चन। हालांकि ये टॉपिक जो है वो आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, एंड देन आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में जो है वो एक एज आ जाएगा अगर आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो मेजरली आप मिडाइवल हिस्ट्री को जो है वो 2 मेन पिलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक दिल्ली सल्तनत एंड देन एक मुगल एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, आप 5 जो है वो सल्तनत की जो डायनेस्टीज़ हैं, ममलुक या स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, तुगलक, सैयद्स एंड लोइड्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री रिफॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। एंड देन आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे हम शर्कीज़ को भी देखेंगे, शर्कीज़ ऑफ जौनपुर, बिकॉज उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उस पर्टिकुलर रीजन में। शर्कीज़ ऑफ जौनपुर को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स में जैसे वो जो डिपार्टमेंट्स जो वो लाइक वो नए जो डिपार्टमेंट जो वो ओपन कर रहे हैं, तो उन सारों पे जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं एंड बहुत कंसिस्टेंटली वो जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हर साल आप 6 से 8 क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत से जो है वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। अगेन बहुत एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दें मोस्टली आपको एक क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा विजयनगर एम्पायर से। बहामनी सल्तनत या फिर बहामनी किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट विजयनगर एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं किसी ना किसी पेपर में। यहाँ पे भी विजयनगर एम्पायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये दिलवा जाएगा। राइज हम देखेंगे कैसे ये जो डायनेस्टीज़ हैं, विजयनगर एम्पायर हो या फिर बहामनी सल्तनत हो, इनका जो राइज है वो कैसे हो रहा है। सोसाइटी, उस समय की सोसाइटी क्या थी, लोग कैसे थे, ट्रेड रिलेशंस कैसे थे, लोगों का पहनावा कैसा था, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड राइवलरी। यहाँ पे राइवलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने पढ़ा होगा तो विजयनगर एम्पायर की जो राइवलरी थी वो बहामनी सल्तनत एंड देन उसके जो सक्सेसर स्टेट्स बाद में भी आएंगे उनके साथ एक बहुत तगड़ी राइवलरी थी फॉर द रीजन ऑफ रायचूर, दोआब, गोदावरी दोआब, ये सारी चीज़ों के लिए। बिकॉज अगर आप देखें पेनिनसुलर इंडिया
एक स्टोनी लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, एंड जो फर्टाइल ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत कम है। तो उन सारे फर्टाइल ट्रैक्ट्स के लिए, उन सारे फर्टाइल लैंड्स के लिए जो है इन दोनों डायनेस्टीज़ के बीच में एक बहुत लंबी राइवलरी चली थी, जो जाके 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा या फिर बैटल ऑफ राकसताल में ख़त्म होगी, बिकॉज उस बैटल में जो है वो विजयनगर एम्पायर हार जाती है। एंड देन जो मेजर रूल है वो आपके बहमनी सल्तनत के जो 5 सक्सेसर स्टेट्स हैं, अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, ये सब वो आपके जो है वो रूल करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका भक्ति मूवमेंट, सेंट्स, उनके काम। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में उनके काम और उनके जो कंट्रीब्यूशन, उनका जो एक आइडिया था, उनका जो एक फिलॉसफी था लाइक भगवान को लेके या फिर चीज़ों को लेके, सोसाइटी को लेके, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेम्प्रेरी किंग्स जैसे कुछ सेंट्स का जो इंटरेक्शन है या उनका जो रिलेशन है वो किंग्स के साथ बहुत अच्छा था, तो उस केस में कंटेम्प्रेरी किंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे मैंने बताया कि जो एक पर्टिकुलर उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनकी एक जो सोच थी जो बाकी लोगों से जो डिस्टिंक्ट थी, तो वैसे लोगों पर हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा रहेगा, बिकॉज उन्हीं लाइक लोगों के आइडियाज़ पे जो है वो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इस टॉपिक से आ सकता है आपके। सूफिज़म पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट हम इस चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। सिलसिलास जो एक चेन था, पीर और मुरीद का जो एक चेन जो चल रहा था, हम उसको देखेंगे। जो आपके जो मेजर जो सिलसिलास हैं हम उनको देखेंगे, उनके उनके काम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम देखेंगे। कंटेम्प्रेरी किंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो पढ़ने का जो एक जो नज़रिया है भक्ति मूवमेंट या फिर भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स का, वो हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, हालांकि सूफिज़म से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट स्टिल यू डोंट नो, अगले साल शायद सूफिज़म पे ज़्यादा क्वेश्चन हो और भक्ति सेंट्स पे कम क्वेश्चन है, तो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड जो मेजर पिलर है मेडाइवल में, अगर हम मुगल एम्परर की बात करें, बाबर टू औरंगजेब, जो आपके जो ग्रेट मुगल्स हैं, वो एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोसाइटी, लिटरेचर एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स में जो आपके जो लेटर मुगल्स हैं, बिकॉज वहाँ पे अगर आपसे, बिकॉज हमें शुरू के 6 जो आपके जो द ग्रेट मुगल्स हैं, हमें उनकी क्रोनोलॉजी पता है, बट जैसे ही अगर हम औरंगजेब के बाद की बात करें कि औरंगजेब के बाद कौन आया, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फंसते हुए नजर आते हैं। तो उस केस में जो हम क्या करेंगे, औरंगजेब के बाद से लेके बहादुर शाह जफर सेकंड तक की भी एक क्रोनोलॉजी या एटलीस्ट हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जो मेजर या फिर जैसे कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं, मेजर इंसिडेंसेस, उस समय जो है वो आपके मुगल एम्परर्स कौन थे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जामिनेशन में अगर कंपटीशन है और अगर कंपटीशन को कम करने की बात करी जाए, तो वैसे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो शायद थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा या फिर थोड़ा सा उस पर कम फोकस करेगा, या फिर उसको थोड़ा सा अगर वो है वो जो नज़रअंदाज कर देगा। तो इस अगर हम मुगल एम्पायर्स की बात करें, तो जो आपके जो लेटर मुगल्स हैं वो एक थोड़ा सा वैसा टॉपिक है जिसको जनरली जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा नज़रअंदाज करके चलता है। हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप देखें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके मुगल एम्पायर से पूछने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो है। सूरी डायनेस्टी, ठीक है, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सुर, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय शेर शाह सूरी। इस टॉपिक में जो मेन आपका जो एक फोकस पॉइंट हो जाएगा, दैट विल बी द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय शेर शाह सूरी। एंड देन हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो आपका जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है बिटवीन हेमचंद्र विक्रमादित्य एंड अकबर, उसका भी जो अगर आपने पढ़ा है, तो जो आपके जो हेमू थे वो मिलिट्री कमांडर थे आपके लास्ट सूर डायनेस्टी के एम्परर के, एंड देन ही अटेन्स लाइक सॉवरेनिटी, एंड देन जो वो जो बैटल है वो इंडिपेंडेंट रूलर होके वो लड़ते हैं। बट येस, हेमचंद्र विक्रमादित्य को जो है वो हम सूर डायनेस्टी के साथ ही कवर करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2, एंड जो आप क्वेश्चन उम्मीद भी करेंगे वो आपके जो है वो रिफॉर्म से वो ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है शेर शाह सूरी के। आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन को समझना चाहते हैं कि क्यों और कैसे और क्या लिखी जा रही है हिस्ट्री में। बिकॉज अगर आप देखें, अगर आज आप अगर बैठ के अगर एक हिस्ट्री की किताब लिखते हैं, तो आप किसी ना किसी पास्ट इंसिडेंट को जो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे, एंड उस पास्ट इंसिडेंट के डिस्क्राइब करने का जो बायसनेस है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ बायसनेस, आप किस माइंडसेट से लिख रहे हो, उसी माइंडसेट को अगर हम बेसिक अगर एक लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करें, तो उसी को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। कि आपके द स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, अगर हम हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, तो स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, कि आप जो हिस्ट्री लिख रहे हो आपका स्टाइल क्या है, आपकी बायसनेस क्या है, आपका मेन जो बेसिक आइडिया है वो क्या है। तो ऐसे कुछ मेजर जो आइडियाज़ हैं, जो हिस्ट्री राइटिंग के जो आइडियाज़ हैं वो 4 हैं आपके: इम्पीरियलिस्ट, नेशनलिस्ट,
सबाल्टर्न एंड मार्क्सिस्ट। सबाल्टर्न जो आपका जो सबसे लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जहाँ पे हम वैसे चीज़ों को हिस्ट्री में हम प्लेस देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद मार्जिनलाइज थे, जैसे विमेन हो गई या फिर आपके जो अनटचेबल्स हो गए, आपकी जो ऐसी कम्युनिटीज़ लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई। तो हिस्ट्री जो है वो उनके पर्सपेक्टिव से जो लिखने का एक जो कोशिश की जा रही है, उसको हम जो है वो सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो हम हिस्टोरियोग्राफी देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं, बट अगर आप पीजी के स्टूडेंट, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी जो हिस्ट्री की समझ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए जो है आपको हिस्टोरियोग्राफी की समझ होना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। आगे बात करते हैं ब्रिटिश राज, कंपनी एंड क्राउन, पलासी एंड बक्सर के बैटल्स, फ्रेंच के साथ राइवलरी, जो आपकी जो कार्नेटिक वॉर्स जो 3 होंगी वो, पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन, कैसे लाइक एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, वो सारी चीज़ें, वॉर्स विथ रीजनल स्टेट, ये दोनों अगर आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे। मतलब पॉलिसीज ऑफ कंसोलिडेशन में आपके जो पॉलिसीज जो हमारे सब्सिडरी अलायंस हुआ, फेंस पॉलिसी हुई, फॉरवर्ड पॉलिसी हुई, तो ऐसी सारी पॉलिसीज, एंड देन जो वॉर्स होंगे उन पॉलिसीज के रिटालिएशन में हम उनको कवर करेंगे। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, एंग्लो अफगान, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो नेपालीज वॉर एंड गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम ओवरऑल बात करें तो 6 से 9-8 क्वेश्चन जो है आप इन सारे टॉपिक से मिला के आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जो है वो 6 से 8 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स पे। इस बार की बात करें गवर्नर जनरल्स पे काफ़ी क्वेश्चन है, आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके पास गवर्नर जनरल्स पे है। इस पे भी इस बार एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स में राजा राम मोहन रॉय, एंड देन उनकी जो सोसाइटी थी ब्राह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड देन ज्योतिबा फूले, एंड और भी जो लाइक हेनरी विवियन डोरोजियो हैं, ठीक है, केशव चंद्र सेन है, देवेंद्र नाथ टैगोर है, इन सारी लोगों को भी जो है वो हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स में करेंगे। बट ये 3 लोग जो है वो आपके मेन हो जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ज्योतिबा फूले, एंड ऑल्सो सावित्री बाई फूले, जो इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले, उनका भी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम फीमेल एजुकेशन की बात करें, विडो रिहैबिलिटेशन की बात करें, तो सावित्री बाई फूले एंड देन ज्योतिबा फूले का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आता है। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं इन सारे टॉपिक से। नेशनल मूवमेंट आपका जो क्राउन रूल, हमने जो वो कंपनी रूल एंड देन क्राउन रूल करा, उसके बाद से प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस, कांग्रेस के पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी इंस्टीट्यूशंस जो मेजरली जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो उनके फाउंडर्स, उनकी आइडिया। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इकोनॉमिक क्रिटिक, अर्ली नेशनलिज्म, ये आपके जो है मॉडरेट्स की जो मेन फिलॉसफी थी कि वो किस बेसिस पे जो है वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, तो वो था इकोनॉमिक क्रिटिक, ठीक है, कि उन लाइक ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी जो है वो जो दादा भाई नौरोजी की, एंड देन इकोनॉमिक जो क्रिटिक है, नंबर ऑफ माइंस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे जो है मॉडरेट्स का ज़्यादा फोकस था। तो ये हम देखेंगे, मॉडरेट्स को देखेंगे। फिर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल आ जाएगा, लाइक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे जैसे मेन जो इवेंट्स हैं जैसे जैसे हो रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट्स का राइज आप देखेंगे 1907 में। हालांकि जो डिबेट है वो आपके स्वदेशी मूवमेंट पे शुरू हुआ था कि इसको कहाँ तक एक्सपैंड करना है। मॉडरेट चाहते थे कि सिंस ये बंगाल का मैटर है तो ये बस बंगाल तक ही सीमित रहे, बट एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, इसको हम जो है, बिकॉज मैटर चाहे वो कहीं का हो, हमारा जो एनिमी है वो पूरे हमारे देश पे है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम इसको जो है एक पैन इंडियन मूवमेंट जो है वो बनाएं। तो वहाँ से वो जो एक जो डिबेट शुरू होती है, एक जो राइवलरी शुरू होती है दोनों के बीच में, जो फाइनली कल्मिनेट होती है 1907 के सूरत स्प्लिट से, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो थोड़े से रैडिकल विचारधारा रखते थे, उनको जो है वो कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर लाइक राइज ऑफ गांधी जी, एंड देन गांधीयन जो मूवमेंट्स है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देन उसके बीच में जो स्वराज पार्टी आएगी 1920-22 में, जब नॉन कोऑपरेशन जब गांधी जी वापस ले लेते हैं, देन उसके बाद जो एक थोड़ा सा डिसेंट आता है कांग्रेस के बीच में, उससे एक नई पार्टी का इमर्जेंस होता है जो होती है स्वराज पार्टी। फिर साइमन प्रोटेस्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 का, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 की। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत सिस्टमैटिकली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो कवर करने वाले हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग जो 1906 में फाउंड होती है, बट उसकी जो मेन पॉलिटिक्स है वो आपके 1940 के बाद आपको शुरू होते हुए दिखेगी।
मुस्लिम लीग एंड इट्स कम्युनल पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस का उस पर इम्पैक्ट, एंड देन कांग्रेस हाउ डिड इट टैकल्ड इट द कम्युनल पॉलिटिक्स। तो हम उन सारी चीज़ों पे जो है वो एक बहुत डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, एंड उसके बीच में जो प्रस्ताव आ रहे थे, अगस्त ऑफर हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, विविल प्लान हुआ, तो ये सब जो प्रस्ताव आ रहे थे जस्ट टू गेन दी सपोर्ट ऑफ इंडियंस, तो वो सारी चीज़ों पे भी एक बहुत डिटेल्ड हम अपनी क्लासेस में करने वाले हैं। ब्रिटिश रिस्पांस टू इंडियन रेजिस्टेंस, जैसा मैंने बताया, जो ऑफर्स आ रहे थे वो आप इस टॉपिक में देख सकते हैं। इंटरिम लास्ट टॉक्स विद मुस्लिम लीग एंड देन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल वे में मैंने कुछ मेजर जो इंसिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे बस लिस्ट आउट किया है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे ये जो है इवेंट्स हैं ये फॉर्म होते हुए देखेंगे, तो हम उन पे बहुत डिटेल्ड जो है वो चर्चा अपने क्लासेस में करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चंस आप इन सारे टॉपिक से मिला के आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 12 जो क्वेश्चंस हैं। इस बार प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस पे बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आए, कमीशंस जो अंग्रेज जो लेके आ रहे थे कमीशंस, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, फाउंडर्स पे, आइडियाज़ पे, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। आप वही अगर जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, अगर एग्जामिनेशन को टफ करना है तो आप उन सारी चीज़ों पे फोकस करो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट शायद छोड़ के जाएगा, शायद उसके दिमाग से वो शायद चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हालांकि हम उस चीज़ को नहीं लाइक छोड़ने वाले हैं, बिकॉज मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें छोटी से छोटी चीज़ पे भी उतना ही फोकस देना पड़ेगा जितना हम एक बड़ा इंसिडेंट या फिर एक बड़ी टॉपिक पे हम जो देने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो रेगुलेशन एंड एक्ट्स हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड देन चार्टर एक्ट्स आएंगे आपके 1853 तक, फिर उसके बाद लाइक गुड गवर्नेंस एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं वो हम इस टॉपिक में करेंगे। एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे इस बार 2024 के पेपर में। तो येस, ये दोनों टॉपिक्स भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर ये टॉपिक्स रेगुलेशन एंड एक्ट्स जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाइक 1935 बहुत एक मेजर लैंडमार्क पिलर है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बन के आता है वो। वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे अभी तक जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुए, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 सालों में। एंड वो इतने बेसिक क्वेश्चन कि अगर आप नॉर्मली भी आपको वो सारी चीज़ों का आइडिया होता है, जैसे इस बार का जो क्वेश्चन था वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराए गए थे जापान पे उनके नाम थे। तो ऐसे सारे बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट स्टिल जो हमारा जो सिलेबस है जिसमें रेवोल्यूशंस की बात की गई है एंड देन वर्ल्ड वॉर्स की बात की गई है, हम इस पे जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। बट इस टॉपिक को जो है ऑन अ सेफर साइड हम थोड़ा सा कम फोकस देंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर करके निकल जाएंगे, बिकॉज जो कॉस्ट जो बेनिफिट है वो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड वो भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक से आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे, हालांकि अभी तक का जो ट्रेंड है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नहीं, रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह हम कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, वर्ल्ड वॉर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सी पार्टीज थी, क्यों हुआ, बैकग्राउंड कॉजेज एंड उसके इम्पैक्ट हम जो है वो कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 से 2 एंड 1 से 2 बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करें एक आपकी जो प्रिपरेशन की जो एक पिलर्स होने वाले हैं वो कुछ किताबें हैं। अगर एंशिएंट की बात करें, ये कुछ बेसिक किताब है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आपको हिस्ट्री का बहुत ज्ञान हो जाएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की अगर बात करें तो उसके लिए ये सारी किताबों करने का बहुत ज़रूरत है। हालांकि ये तो बहुत डिटेल्ड किताब है। अगर हम आर्य शर्मा सर की किताब की बात करें, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है एंशिएंट के लिए। मिडाइवल के लिए हम सतीश चंद्रा सर की बुक करेंगे, हालांकि ये वाला नहीं, ये तो आपका एक कंपाइलेशन सॉर्ट ऑफ है। इनकी एक और किताब है जिसमें वो 2 वॉल्यूम उन्होंने लिखी है, एक आपका दिल्ली सल्तनत पे है एंड देन जो दूसरा है वो आपका मुगल एम्पायर पे है। तो उनकी जो 2 वॉल्यूम में जो किताब आती है वो थोड़ी सी डिटेल्ड है, थोड़ी सी क्या, हालांकि वो बहुत डिटेल्ड है, तो हम जो है वो उसको करेंगे। एंड मॉडर्न इंडिया में आप इन दोनों किताबों में से किसी भी एक को कर सकते हो। शेखर बंदोपाध्याय सर की फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन एंड देन अगेन बिपिन चंद्रा सर की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हालांकि बिपिन चंद्रा सर की एक और आती है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो आप अवॉइड करें इस लेवल पे बिकॉज वो बहुत बेसिक किताब है। आप अगर करना भी है बिपिन चंद्रा सर की तो आप ये किताब करें, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिनपे और भी ऑथर्स जो है मृदुला मुखर्जी, महामयादित्य मुखर्जी सर हैं, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस किताब में दिया है।
सॉरी, आई थिंक ये पिक्चर गलत लग गई है। द बुक्स नेम इज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आप ये किताब कर लेंगे। ये दोनों सक्सेसिव वॉल्यूम्स हैं। एक में जो है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करी गई है, और जो दूसरी है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को कवर किया गया। तो ये इंडिया से इंडिपेंडेंस आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए किताब है, जो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इस किताब को स्किप करके इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो किताब है बिपिन चंद्रा सर की, आप वो कर लेंगे। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं हम उसको जो है वो जैन एंड माधव सर या फिर नॉर्मल लोग की किताब से जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई कुछ बुक्स की जो आपको करना ज़रूरी है फॉर अ बेस, फॉर अ फाउंडेशन। आपको ये सारी चीज़ें जो है एंशिएंट में आर्य शर्मा सर, मिडाइवल में सतीश चंद्रा सर, एंड देन आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री में शेखर बंदोपाध्याय सर या फिर बिपिन चंद्रा सर के इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये जो किताबें हैं आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक प्रॉपर बेस चाहते हैं एंड अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जैसे क्वेश्चंस। मैंने जो कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉर्ट आउट किए हैं जस्ट टू शो यू द पैटर्न कि कैसे पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत बेसिक, जैसे ये क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहना वाज, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वन लाइनर है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहना, ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, संस्कृत एंड प्राकृत। सबको पता है कि जो आंसर है वो आपका प्राकृत होगा, एंड ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो ये आपका एक एग्जाम्पल 1 आप कह सकते हैं कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चन, जो आप को बहुत डिटेल में जाने की इस टॉपिक में ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस सतवाहना देखेंगे तो ये चीज़ें आपको शुरू में पता चल जाएंगी कि उनका जो कोर्ट लैंग्वेज था या फिर उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखें, ये जो है आपके क्रोनोलॉजी के ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। पूना रैंड जो हत्याकांड हुई थी पुणे में, वो मदन लाल ढींगरा शॉट डेड विलियम कर्जन वाइली। अ बॉम्ब वॉज थ्रोन ऑन लॉर्ड हार्डिंग ऑन ए स्टेट एंट्री इन चांदनी चौक। यहाँ पे जो है वो आपके दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की बात की वो की जा रही है। एंड देन श्यामाजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश्ड द इंडिया हाउस। तो अगर आपको ईयर नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप चीज़ें पढ़ें, जब आप कोई इंसिडेंट पढ़ें, तो आप अपने नोट्स में या आप अपने लाइक जो भी आप आपकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वहाँ पे आप ईयर ज़रूर मेंशन करें। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, रैंड मर्डर एट पूना आपका 1897 में हो रहा है। मदन लाल ढींगरा शॉट डेड कर्जन वाइली, ये आपका 1909 में होगा। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो आपका 1912 में होगा। एंड इसमें जो आपके जो मेन एक इंसान थे जो बाद में इंडिया छोड़ के जापान में सेटल हो जाएंगे, वॉज राज बिहारी बोस। एंड देन श्यामाजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश इंडिया हाउस इन लंदन, ये आपका 1905 में होगा। तो अगर आपको ईयर नहीं पता होंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो एक रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी पढ़ें, जो भी इंसिडेंट्स अगर आपको मिलते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा इंसिडेंट हो, आप उसका ईयर ज़रूर ध्यान में रखें। तो अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें, सबसे पहले आपका रैंड मर्डर, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे आगे होगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके एलिमिनेट ऑलरेडी हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका 1905 AD BC, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ें। अगेन एक अर्ली मिडाइवल एज या चोला एज से एक क्रोनोलॉजी का ये क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, विजयालय कैप्चर्ड तंजौर, राजेंद्र वन टुक टाइटल ऑफ गंगई कौंडचोल, एंड ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट डी है दैट इज राजा राजा अटैक्ड क्विलॉन। जो क्विलॉन है आपका दैट इज श्रीलंका, जिसको उस समय अनुराधापुरम भी कहा जाता था। तो ये श्रीलंका या फिर सेइलॉन की बात करी जा रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर आपको एक क्रोनोलॉजी पता है किंग्स की तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। आपको पता है कि जो इंपीरियल चोलास की जो शुरुआत होती है या जो फाउंडर है वो आपके विजयालय है। 1950 के आसपास जो है वो इंपीरियल चोलास की शुरुआत करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है ये स्टेटमेंट आपका नंबर 1 पे आ जाएगा क्रोनोलॉजिकली। तो आप देखेंगे आपके ये 2 ऑप्शंस हैं, बिकॉज ये डी से शुरू हो रहे हैं तो ये आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके पास बचे बस 2 ऑप्शन। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आपको आगे भी नहीं पता है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन सही करने की वो 50% पे आ जाती है। तो अगर आप ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू अगर आप काम करेंगे एग्जामिनेशंस में तो आपको बहुत ज़्यादा मदद आने वाला है। तो येस, जैसे हमने बात करी विजयालय का, अगर आपको पता है कि वो फाउंडर है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 1 पे होंगे। तो येस बी। देन उसके बाद आपको पता है राजा राजा जो है, राजा राजा चोला फादर थे राजेंद्र चोल के। तो ऑटोमेटिकली राजा राजा चोला जो है वो
हायरार्की में या फिर क्रोनोलॉजी में राजेंद्र चोल से पहले आएंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन डी के डेफिनेटली बाद आएगा। ठीक है, दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने थोड़ा सा डिटेल्ड आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो आपको पता है बृहदेश्वरा टेम्पल को जो है राजा राजेश्वरा टेम्पल या फिर राजा राजा टेम्पल भी कहते हैं, बिकॉज इसको जो बनवाया था वो राजा राजा चोल ने ही बनवाया था। तो ये भी जो है वो आपका रिलेटेड हो जाएगा राजा राजा चोल से। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सबसे एंड में आएगा, बिकॉज ए और डी जो है वो दोनों राजा राजा चोल से रिलेटेड है। तो दोनों में ऑप्शन सी लास्ट में है। अगेन हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको ईयर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। राजा राजा चोल अटैक्ड क्विलोन, ये आपको शायद ना पता हो, बट बृहदेश्वरा टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, ये आपको पता रखने की ज़रूरत है कि ये 1010 AD में जो है वो कंप्लीट हुआ था, एंड राजा राजा अटैक्ड क्विलोन इन 993 AD। तो उस हिसाब से बी, डी, ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो मेरा जो एक एम है आपको यहाँ पे ये सिखाना है कि आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, विथ आपको ये भी पता रहे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत एक एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, बिकॉज स्टोन एज पे आई थिंक एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बहुत टाइम के बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है। अगर आप देखें, हैंड एक्स, स्क्रैपर, सेल्ट एंड माइक्रोलिथ, ये तीनों नॉर्मल स्टूडेंट या एक ओवरऑल जो ऊपर से बढ़ के गया है शायद उसको ना बताओ, बट माइक्रोलिथ डेफिनेटली पता होगा। माइक्रोलिथ हम जानते हैं, माइक्रोलिथ का जो डेवलपमेंट है वो आपके मीजोलिथिक एज में हो रहा है। तो आप चेक करेंगे डी का 4 किस में आ रहा है। डी का 4 बस 2 ऑप्शन में है, 2 एंड 3rd, एंड 1 एंड 4 आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद सेल्ट की बात करें, एक ये बहुत फाइन टूल होता था छोटा सा, ये आपके न्यूलिथिक में आएगा। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपके न्यूलिथिक में आएगा, सी का 1, ओके, सी का 1, एंड देन वी गॉट आवर आंसर। हमें ये दोनों जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर नॉर्मल बात करें तो हैंड एक्स बहुत बड़े बोल्डर्स होते थे, एंड उसमें एक साइड को जो है वो शार्प किया जाता था, एंड वो हाथ से ही चलाए जाते थे। तो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें या फिर एक हायरार्की की बात करें तो हैंड एक्स आपका सबसे नीचे आएगा, एंड देन स्क्रैपर थोड़े से फाइन टूल्स, थोड़े से हल्के टूल्स हुआ करते थे। तो आपको अगर ये पता है, हैंड एक्स जो है वो आपके लोअर पैलोलिथिक एज, मतलब जैसे जितना पुराना एज उतना भारी भरकम जो है वो उतना वेपन होगा, एंड जैसे जैसे सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, वेपन्स जो है वो बहुत छोटे एंड बहुत फाइन एंड बहुत पॉलिश्ड होते जा रहे हैं। तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, एंड हैंड एक्स को आप जो रिलेट करेंगे वो आप लोअर पैलोलिथिक से करेंगे, एंड स्क्रैपर को जो है वो आप मिडिल पैलोलिथिक से रिलेट करेंगे। नंबर 40 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ये उसका एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनलाइज्ड, एक मिनट, ठीक है, आई थिंक अब विजिबल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनलाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 26, 1949। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज December 26 नहीं, इट वॉज November 26। तो ये आप स्टेटमेंट हटा दें। आप आएंगे अब ऑप्शन पे, ये एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको पता है ऑप्शन ये स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी चले गए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 2 लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनियन एंड स्टेट। नहीं, 3 लिस्ट्स हैं, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो आपका गलत है, तो बी इसमें है, ये भी गलत है। बाकी सी डी आपको पता रहे या ना रहे वो सही है गलत, आपको अपना आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो है वो आपका सही है। सी कह रहा है बी आर अम्बेडकर वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, येस ट्रू, एंड रियल इक्वेशन ऑफ पावर एंड राइट्स ऑफ द स्टेट्स वर डिफेंडेड बाय के संथनम। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर आपने जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स ढंग से वो पूरा का पूरा वॉल्यूम्स नहीं पढ़ा है तो ये आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज के संथनम इज नॉट अ वेरी बिग नेम। बट मैंने एक तरीका बता दिया, अगर आपको पहले 2 स्टेटमेंट्स पता है कि ये गलत है, बिकॉज वो बहुत ऑब्वियस है कि वो गलत है, फिर भी आप जो है वो आप अपना आंसर पा लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो वॉर्ड्स पे मैंने बताया था कि इसमें जो है वो आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो है वो आपका 1824 से 26 चलेगा। मराठा वॉर जो है वो आपका 1775 से 82 चलेगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो आपका 1780 से 84 चलेगा।
एंड एंग्लो नेपाल वॉर जो है वो 1814 से 1816 तक चलेगा। तो आप जब भाई जैसा मैं कह रहा था क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए कोई भी वॉर हुआ, किसी का लाइक किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का बर्थ हुआ, या उसने कुछ काम किया, या उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की, तो आप उसके ईयर्स जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आपका जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फिर आपका मैसूर वॉर, BCDNA, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगेन ये एक जो क्वेश्चन है ये एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर पे ये जो है वो आपका क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पे भी प्रॉब्ली शायद क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। तो पर्सनालिटीज़ जो है वो जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं हम उनको भी जो है वो स्किप नहीं करेंगे। BR अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड द लेबर मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, नहीं ये क्वेश्चन गलत है, उनको वाइसरॉय काउंसिल में कभी जगह नहीं मिली। महार सत्याग्रह उन्होंने डेफिनेटली लीड किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के, एंड ही नेवर पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये जो है वो आपका गलत है, बिकॉज अगर वो नहीं करते तो उनको कॉमनवेल्थ अवार्ड कैसे मिलता। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा BNC, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नंबर 44 की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देयर वाज अ मेजर कंट्रोवर्सी बिटवीन द कमांडर इन चीफ एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द वाइसरॉय रिजाइंड एज ही वाज नॉट सपोर्टेड बाय द होम गवर्नमेंट, द वाइसरॉय वाज। अब ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ना वो आपके लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। बट अगर हम इन जनरल बात करें तो लॉर्ड कर्जन के साथ हम ये फैक्ट जनरली रिलेट नहीं करते हैं, बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो 5-6 साल के लिए लाइक 1899 से 1905 तक वाइसरॉय रहते हैं, एंड उनके एंड टर्म में ही जो है वो अपना रेजिग्नेशन देके जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रहता है, बट आप देखें कि क्वेश्चन पूछा गया है एंड जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा जो शायद आप कहीं से भी कवर नहीं कर सकते। तो 75 में आप 4-5 क्वेश्चंस आप ऐसे मान के रेडी रहो कि 4-5 क्वेश्चन तो शायद ऐसे आ जाएंगे जो शायद बहुत कम स्टूडेंट्स या फिर जिनका वो तुक्का लग गया है, या फिर जिन्होंने एक्सीडेंटली कहीं पे कुछ सुन लिया, कहीं पे कुछ पढ़ लिया, वो ही सही कर पाएंगे। तो ये दिस वाज वन ऑफ सच क्वेश्चंस। आगे बढ़े, दुरंत एग्रीमेंट, वॉर्स के बाद जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके ईयर एंड उनके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, एक दुरंत एग्रीमेंट जो पाकिस्तान, जो आज का जो पाकिस्तान है एंड देन अफगानिस्तान के बीच जो एक बॉर्डर है, वो उसके लिए ये अग्रीमेंट हुआ था। हालांकि उस समय जो अमीर थे अफगानिस्तान के, ही मेड दैट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश इंडिया, एंड बट आज भी वो बॉर्डर कायम है, जिसको हम आज दुरंत लाइन कहते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है, नॉट टू इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ खैबर अफरीदीज इनहैबिटिंग स्वात, बजौर, धीर एंड चित्राल, टू फॉर्मली प्रोजेक्ट गिलगिट, टू एक्सटेंड सपोर्ट टू चित्राल, एंड टू ग्रांट फ्री पैसेज थ्रू बोरी एंड जोब वैली। आपको इसमें ये बताना था कि जो दुरंत एग्रीमेंट हुआ उनमें से ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट उसका पार्ट था। तो अगर हम दुरंत एग्रीमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया कि एक पार्टीशन लाइन थी, ये एक बॉर्डर लाइन थी ब्रिटिश इंडिया और उस समय के आमिर अफगानिस्तान के बीच। तो उसमें जब ये पार्टीशन हुआ तो ये जो 4 रीजन्स थे ना, स्वात, बजौर, दीर एंड चित्राल, ये आपके ब्रिटिश इंडिया में आ गए। एंड अगर आप यहाँ से भी अगर कुछ हिंट लेना चाहो, खैबर अफरीदीज, आपको पता है कि एक प्रोविंस है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे ये जो है ये वहाँ के नेटिव ट्राइब्स हैं, तो वो भी रीजन आज भी पाकिस्तान में है। तो आप वहाँ से भी एक हिंट लेके जो है आप इस क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते थे। हालांकि ये भी एक बहुत टफ क्वेश्चन है, दुरंत एग्रीमेंट लोग नहीं जनरली पढ़ते हैं, ना ही हमें सिलेबसेस में भी पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में। दुरंत एग्रीमेंट उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, बट एक टफ क्वेश्चन था। बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अगर आप थोड़ा सा अगर ओपन रहेंगे माइंड के साथ, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर जाएंगे इजीली। एक अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि जो क्वेश्चन है ना वो एक सेट पैटर्न पे नहीं है। कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन लाइक जिसको आप टैकल कर ही नहीं सकते, एंड कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल ये हु ऑथर्ड अनहैप्पी इन इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और मोहम्मद इकबाल। हमें पता है जो आंसर है वो आपका लाला लाजपत राय है, उन्होंने जो है वो अनहैप्पी इंडिया किताब जो है वो लिखी थी। अगेन एक एग्जाम्पल जो बुद्धिज्म से आया था, बोधिसत्व रेफर्स टू। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने का एक रीज़न ये था बिकॉज बोधिसत्व का जो आपको जो डेफिनेशन मिलेगा किताबों में वो ये होगा कि एक ऐसा प्राणी जो बहुत लाइक सेंटिएंट है, वो बहुत इमोशनल है, एंड ही वांट्स कि जो वो अपना जो है वो जो ज्ञान है, जो अपना जो अरिहंत है वो रोका हुआ है, बिकॉज वो चाहता है कि वो बाकी प्राणियों की भी मदद करे। तो ये कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे, फ्यूचर बुद्धा, प्यूपिल्स ऑफ चार्वाक, जैन फिलॉसफी ऑफ शायदवाद एंड फ्यूचर महावीरा। अब बस हम क्वेश्चन ना देखें, बस हम ऑप्शन को देखें ना, तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि
बट अगर एक क्लोजेस्ट आंसर की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है फ्यूचर बुद्धा वो हो जाएगा। बिकॉज अगर आप बोधिसत्व का डेफिनेशन देखेंगे उसमें बोधिसत्व का मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने जो ज्ञान की प्राप्ति है उस पर कंट्रोल किया हुआ है, उसको रोक के रखा हुआ है। बिकॉज उसका अभी तक का जो एक नॉलेज है उससे वो बाकी लोगों की मदद करना चाहता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो है वो बुद्ध या वो ज्ञान जो है वो कभी भी प्राप्त कर सकता है इन फ्यूचर, बट अभी फिलहाल उसने उसको रोक के रखा हुआ है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से या उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है वो आपका आंसर जो है वो फ्यूचर बुद्धा हो जाएगा। हालांकि फ्यूचर बुद्धा अगर हम देखें तो वो मैत्रेयी को कहते हैं, ठीक है, कि मैत्रेयी जो है वो आपके फ्यूचर बुद्धा हैं, वो आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बस इस क्वेश्चन के लाने का पीछे ये था कि आपको ऑप्शंस बहुत क्लियर भी नहीं मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद लगे कि इसमें से कोई आंसर नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू मार्क द क्लोजेस्ट वन। जैसे इस क्वेश्चन में जो है वो आपका फ्यूचर बुद्धा है, ठीक है। अब ये बृहदेश्वरा टेम्पल हमने अभी डिस्कस करा चोलास के साथ। बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन, आपको बस प्लेस जानना है, तो यस इट इज लोकेटेड इन तंजावुर। तो कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी भी आएंगे, क्वेश्चन जो है वो बहुत ट्रिकी भी आएंगे, क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ भी आएंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना होंगे लाइक एक्सेप्ट इन दिस पेपर। तो अगर हम एक प्रिपरेशन की बात करें, हमारा जो गाइडिंग लाइट है वो हमारा सिलेबस है, जिसको हमने अभी बहुत अच्छे से एक डिकोड किया कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो गाइडिंग लाइट हमारा सिलेबस है, हम सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे हिस्टोरियंस को सुनेंगे उन लाइक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, एंड हमारी जो प्रिपरेशन है हम बस उसको इतने ही में कन्फाइन रखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो सकती, जैसे वो एक क्वेश्चन था लॉर्ड कर्जन वाला, मेरे हिसाब से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है एंड वो हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सीयूईटी कॉन्सेप्ट में हमारे जो कोर्सेज हैं एंड लाइक मैं जब लेक्चर्स लूँगा आपके साथ तो इट वुड बी एक डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल मोनोटोनस टोन में पढ़ाते रहोगे तो वो वहाँ पे चीज़ें वैसी समझ में नहीं आती हैं, फिर वो आपके ऊपर से आने लगेंगी। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, हम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल्ड वो देखेंगे, थोड़ा सा डीप भी जाएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे जो शायद हमें मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती है। तो यस, आज का जो वीडियो है वो बस इतना ही, ठीक है। आपको कुछ दिनों में आपको PYQ सॉल्यूशंस के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो बस एक यही मैसेज है कि अगर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बहुत ढंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप CUET कॉन्सेप्ट पे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, एंड आपकी जो MA हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है, आपको मास्टर्स इन हिस्ट्री अगर करना है तो मेरे साथ आप उस जर्नी पे आइए, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिलके आपका जो सपना है, आपकी जो सपने की जो यूनिवर्सिटी है, हम दोनों जो है उसको मिलके साकार करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। एक सिलेबस ब्रेकडाउन वीडियो एंड एक क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो भी कह सकते हो आप, जहाँ पे हमने पैटर्न्स डिस्कस किया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो डिस्कस किया। सो येस, थैंक यू सो मच, एंड होपफुली आप इस वीडियो को देखेंगे एंड आप अपने कलीग्स, आप अपने बैचमेट्स के साथ भी इन सारी चीज़ों को शेयर करिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन का मज़ा तभी है ना जब सारे लोग आएँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।